Unacademy. Let's crack it. एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हम कंप्लीट कर रहे हैं उसके अंतर्गत ये GS3 के पोर्शन में हम इकाई 3 हम देख रहे हैं। इकाई 3 है जीव विज्ञान संबंधित, और जीव विज्ञान संबंधित जो टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है संतुलित आहार। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट, इंग्लिश में से बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट ये हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10। सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट जो टॉपिक है शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम जो डिस्कस किए हैं जो डिस्कस करते हैं इसमें भोजन के अवयव के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे और जल, ये हम एक सीमित मात्रा में या फिर संतुलित मात्रा में बोलते हैं। ठीक है, संतुलित मात्रा में इसे लेते हैं तो ये इसी के अंतर्गत ये आगे टॉपिक है संतुलित आहार। और एक रहता है असंतुलित आहार। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को हम यदि असंतुलित तरीके से लेते हैं या तो कम लेते हैं या तो ज़्यादा लेते हैं तो वो कंडीशन में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है, कमी में क्या क्या समस्या आती है और अधिकतम में क्या समस्या आती है, और संतुलित आहार हमें किस प्रकार आवश्यक है और किस में किस भोजन मतलब किस प्रकार के भोजन को खाने में कितना हमें पोषण मिलता है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे अभी। तो संतुलित आहार को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे क्या होती है। ऐसा भोजन जो मानव शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। ऐसा भोजन जो मानव शरीर यानी आपके और हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, ये होता है संतुलित आहार। इसको बोलेंगे संतुलित आहार, यानी ग्रोथ और हेल्थी रखने के लिए जो भोजन आवश्यक होता है, जो डाइट आवश्यक होती है हमारे शरीर के लिए, वो होता है संतुलित आहार। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति को भोजन में प्रतिदिन 3000 से लेकर 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वयस्क, ठीक है, वयस्क आप समझ रहे हैं, वयस्क 18 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति है। आप यदि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप आप 18 के हो गए होंगे या भी नहीं भी हुए होंगे, तो आप समझ रहे हैं कि कौन वयस्क यहाँ पे हो सकते हैं। तो इन व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन 3000 से लेकर 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैलोरी इसका मात्रक होता है। ठीक है, ये मात्रक वगैरह हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। आई होप आप ये मात्रक वगैरह में कंफ्यूज नहीं होंगे। ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, तो 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पे होती है। आहार में खनिज पदार्थ की दैनिक आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे देखते हैं मिलीग्राम में है। ये चार्ट जो दिया है यहाँ पे जो मात्रा है वो मिलीग्राम में, एमजी में।
और यहाँ पे हम देखते हैं सामान्य पुरुष, सामान्य महिला और गर्भवती महिला के अंतर्गत जो दैनिक आवश्यकता है कैल्शियम और आयरन के संदर्भ में ये कितनी कितनी पड़ती है। सामान्य पुरुष में 24 मिलीग्राम आवश्यकता होती है आयरन की और 450 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। सामान्य महिला के शरीर को 32 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है और 450 मिलीग्राम जो कैल्शियम है उसकी आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला के संदर्भ में बात करें तो 40 मिलीग्राम यहाँ पे आयरन की आवश्यकता होती है और 1000 मिलीग्राम यहाँ पे आवश्यकता होती है कैल्शियम की। ठीक है, तो आहार में खनिज पदार्थ की दैनिक आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे ये आयरन और कैल्शियम के संदर्भ में ये चार्ट था। आगे हम देखते हैं कार्य अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता कि कार्य के अनुसार, ठीक, किस प्रकार का कार्य आप करते हैं उसके अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है। बैठकर काम करने वाले जो स्त्री हैं और पुरुष है उसके संदर्भ में हम देखते हैं कार्य क्षमता के स्तर का यहाँ पे ये है, ये सूची यहाँ पे दी गई और यहाँ पे स्त्री और पुरुष के संदर्भ में यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे बैठकर काम करने वाले यदि स्त्री है तो 2100 कैलोरी की आवश्यकता यहाँ पे होती है और पुरुष है तो यहाँ पे 2500 कैलोरी की आवश्यकता इनको होती है। साधारण काम करने वाले यदि स्त्री है तो 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है और यदि पुरुष है तो यहाँ पे 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कठिन परिश्रम करने वाले स्त्री को यहाँ पे 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यहाँ पे 3600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है पुरुषों पे जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो आप यहाँ पे एवेल्यूएट कर सकते हैं आप किस प्रकार का काम करते हैं तो कितनी आवश्यकता आपको पड़ेगी। एक सामान्य मनुष्य जो दिन में 4 से 6 घंटे परिश्रम करता है उसके भोजन में लगभग प्रतिदिन यहाँ पे देखेंगे आप प्रोटीन मिलेगा, वसा और कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, ये 4 के संदर्भ में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 4 चीजें जो है यहाँ पे हाईलाइट रहेगी। तो यहाँ पे देखिए भोजन जो 4 से 6 घंटे परिश्रम करता है उसके भोजन में लगभग प्रतिदिन 90 ग्राम प्रोटीन, 60 से 70 ग्राम वसा, ठीक है, प्रोटीन, वसा और यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे वसा 60 से 70 ग्राम वसा और 400 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 30 ग्राम खनिज लवणों से युक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इतना भोजन की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार जो आहार में संतुलन है इस प्रकार का बना होना चाहिए। पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने देखा होगा पुरुष ज़्यादा भोजन लेते हैं और जो स्त्रियां हैं वो उनको कम भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा अपने घर वगैरह में या फिर फ्रेंड सर्कल में जो फीमेल फ्रेंड वगैरह हो या फिर आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, तो वो पुरुषों की अपेक्षा यानी आपके फादर की अपेक्षा, यदि मदर तो फादर की अपेक्षा वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो कम खाएगी। ठीक है, या फिर कम भोजन लेंगी। इस प्रकार से चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि इनके शरीर की आवश्यकता इनको कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो गर्ल्स में देखें तो आप अपनी सिस्टर वगैरह देख सकते हैं, फिर फ्रेंड्स वगैरह देख सकते हैं, तो वो भोजन वो कम लेती है। ठीक है, कम भोजन वो ग्रहण करती है। हालांकि नंबर ऑफ भोजन की बात अलग है कि मान लीजिए 5-6 आइटम है भोजन के। ठीक है, तो वो ज़्यादातर चीज़ें तो खाती है लेकिन उनकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, कम मात्रा में वो लेती, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि बहुत सारी चीज़ें खाते हैं तो इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, उसकी मात्रा यहाँ पे बात हो रही है, मात्रा वहाँ पे कम होती है। ठीक है, और शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। ठंड में ज़्यादा भोजन खिलाई देता है, आप सभी ने अनुभव किया होगा अपने घरों में। ठीक है, अपने घरों में मम्मी वगैरह बोलती है कि ठंड में ज़्यादा भोजन खिलाया देता है या फिर इस प्रकार से आपने अपने सोसाइटी वगैरह कहीं पे सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप और हमने सभी ने अनुभव किया कि ठंड में जो है भोजन की आवश्यकता अधिक होती है ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा। गर्मियों में हम कम भोजन खाते हैं। ठीक है, गर्मियों में हमें वाटर इंक्लूड चीज़ें ज़्यादा चाहिए रहती है। ठीक है, जो जिसमें जल वगैरह हो, जैसे हम जूस वगैरह ज़्यादा पीते हैं, इस प्रकार से चीज़ें जो रहती है, मतलब वाटर इनटेक जो हम लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, गर्मियों के समय में। तो इस प्रकार यहाँ पे आवश्यकता होती है शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक भोजन की, ये हमने यहाँ पे देखा। संतुलित आहार तालिका हम देखते हैं। यहाँ पे भोज्य पदार्थ की सूची यहाँ पे दी गई है। स्त्री और पुरुष के संदर्भ में ग्राम प्रतिदिन, ठीक है, ग्राम प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होगी भोज्य पदार्थ की स्त्री और पुरुषों में यहाँ पे बताया गया। अनाज 350 ग्राम 350 ग्राम स्त्रियों की आवश्यकता होती है और यहाँ पे 450 से 475 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है पुरुषों को। दालें 70 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है स्त्रियों में और 80 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है पुरुषों में। पत्तेदार सब्जियों की आवश्यकता यहाँ पे देखते हैं स्त्रियों में 150 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है संतुलित आहार के अंतर्गत और यहाँ पे 100 ग्राम
पुरुषों में 100 ग्राम प्रतिदिन पुरुषों में आवश्यकता होती है, पुरुषों के शरीर को आवश्यकता होती है। और जो अन्य सब्जियां हैं वो 75 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा यहाँ पे चाहिए होती है, और 75 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा पुरुषों में भी चाहिए होती है, जो दूसरी सब्जी है उसके अंतर में, ठीक है। जड़ वाली सब्जियों की बात करें तो 75 ग्राम और 75 ग्राम दोनों में बराबर मात्रा में ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। फल की बात करें तो फल भी दोनों में 30 ग्राम प्रतिदिन और 30 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा यहाँ पे होती है आवश्यक। दूध की बात करें तो दूध भी दोनों में समान मात्रा में आवश्यकता होती है, 250 ग्राम प्रतिदिन स्त्री और पुरुषों में। अगला है वसा, 35 ग्राम वसा और 35 ग्राम वसा प्रतिदिन दोनों स्त्री और पुरुषों में आवश्यकता होती है। शक्कर या गुड़ 30 ग्राम और 30 ग्राम दोनों में 30 ग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है संतुलित आहार के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं असंतुलित आहार, ठीक है। असंतुलित आहार मतलब अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट कैसे होगी, देखिए एक तो होता है संतुलित आहार। संतुलित मतलब जैसा कि हमने अभी तक यहाँ पे बात किया कि इतना संतुलन बने रहने के लिए यहाँ पे इतनी मात्रा में हमें लेना है, ठीक है, जो भी आहार है। एक संतुलन की स्थिति मान लीजिए ये है, ठीक है, एक संतुलन की स्थिति यहाँ पे ये है, ये संतुलित है, ठीक है। और मान लीजिए ये इधर खसका, ये असंतुलित हो गया। यहाँ मान लीजिए कोई मीटर है, ठीक है, मीटर वगैरह है, ये मीटर है, यहाँ पे ये है तो ये संतुलित है, या इस तरफ खसक गया तो ये असंतुलित हो गया। यानी इधर हो गई कमी, इधर हो गई अधिकता, ठीक है, और ये है संतुलन की स्थिति। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये संतुलन की स्थिति, यहाँ पे संतुलन की स्थिति सही है, क्योंकि यहाँ पे संतुलित आहार लिया जा रहा है तो शरीर को आवश्यक जितने पोषक तत्व की आवश्यकता है वहां पे पूरी हो रही है। लेकिन इसकी कमी और अधिकता ये खतरनाक होती है। कमी से भी रोग होते हैं और अधिकता से भी रोग होते हैं। कमी से भी समस्या होती है, अधिकता से भी समस्या होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, असंतुलित आहार के अंतर्गत। असंतुलित आहार यानी अनबैलेंस्ड डाइट, जब आहार में पोषक पदार्थों की मात्रा संतुलन में ना हो तब ऐसा आहार असंतुलित आहार कहलाता है। जब संतुलन में ना हो तब, ठीक है। ऐसे विशिष्ट पोषकों की कमी के कारण कई विकार आ जाते हैं। ऐसे में विशिष्ट पोषकों की कमी के कारण कई विकार आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं तो निश्चित ही आप सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बताइए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये सवाल है आपके लिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, और इससे किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये बताइए, ठीक है। ये दो सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप पढ़ते भी होंगे, आप अपने जो करंट अफेयर्स वाले पोर्शन है वहां पे आपने कंप्लीट किया होगा इसको, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप बताइए। तो जानेंगे हम कुपोषण के बारे में। पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होगी किसके लिए? पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। यदि ये आहार उचित मात्रा में अनुपस्थित हो, उचित मात्रा में नहीं हो, तब ऐसी स्थिति कुपोषण कहलाती है। मतलब जितनी मात्रा चाहिए उतनी उपस्थित ना हो तो ये ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? कुपोषण। पोषक पदार्थों की कमी या अधिकता के आधार पर इन्हें दो रूपों में विभक्त किया गया है। पहला है अल्पोषण, दूसरा है अतिशय पोषण, ठीक है। अल्पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन, जब लंबी अवधि के लिए भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों का अभाव होता है तब ऐसी स्थिति को अल्पोषण कहा जाता है, ठीक है। लंबी अवधि तक जो इस प्रकार का पोषण नहीं मिल रहा है, ठीक है, शरीर को जितनी आवश्यकता है वो नहीं मिल रहा है, तो लंबे समय तक इसका अभाव यदि हो तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे हम अल्पोषण। यदि अल्पोषण की स्थिति अधिक समय तक होती है तो उसे भुखमरी कहते हैं। भुखमरी, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सवाल पूछा है वो भुखमरी संबंधित है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर मतलब समझते हैं ना, हंगर, भुखमरी, भुखमरी, ठीक है, भुखमरी। तो ये सवाल भी आपको बताना है, और इस प्रकार से ये यदि अल्पोषण की स्थिति अधिक समय तक बनी रहती तो इससे बोलेंगे भुखमरी, ठीक है। तो ये हमने इसको परिभाषा देखे। अगला है अतिशय पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन, इसको बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन, इसको बोलेंगे ओवर न्यूट्रिशन, यदि अति हो जाती है, ठीक है। जो लोग दबा के खाते हैं, मतलब जो समझ रहे हैं आप, ठीक है, जो मात्रा अधिक ले लेते हैं उन लोगों की यहाँ पे बात होगी, ठीक है। यानी जो पोषण जो पोषण अधिक मात्रा में आते हैं उसको बोलेंगे अतिशय पोषण। यहाँ पे देखेंगे इसके परिभाषा, लंबे समय अंतराल या लंबे समय तक अत्यधिक भोजन लेते समय उनमें उत्पन्न स्थिति को क्या बताया यहाँ पे? लंबे समय तक, ठीक है, बहुत ही ज्यादा समय तक अत्यधिक भोजन लेने से उत्पन्न स्थिति को, ज्यादा भोजन लेने से उत्पन्न स्थिति को अतिशय पोषण कहा जाता है। अतिशय पोषण क्या कहा जाएगा? अतिशय पोषण। लंबे समय तक शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा यदि आप लेंगे तो वो कहलाएगा अतिशय पोषण।
ओवर न्यूट्रिशन। इससे शरीर में मोटापा, ठीक है, जो लोग ज़्यादा खाते हैं आप समझ सकते हैं मोटापा उन पे आता है, ठीक है। रक्त संबंधी विकार आते हैं, रक्त संबंधी विकार उसमें उनमें उनके शरीर में आते हैं, मधुमेह आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार ओवर न्यूट्रिशन भी घातक है। अब हम देखते हैं जो पोषक तत्व है, यानी जो अवयव है, सॉरी पोषक तत्व बोल रहा हूँ, जो अवयव है, जो भोजन के अवयव है उसके कारण कुपोषण किस प्रकार से होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के कारण कुपोषण और वसा के कारण कुपोषण वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप आई होप आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे शरीर कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में कमजोरी आती है, फिर शरीर कमजोर हो जाता है तथा थकान का अनुभव होता है। इसकी अधिकता भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कमी भी हानिकारक है और अधिकता भी हानिकारक है, क्योंकि भोजन में शर्करा की मात्रा अधिक होने से भोजन ठीक से नहीं पचता है। शर्करा की मात्रा वहाँ पे अधिक होगी तो भोजन ठीक से नहीं पचेगा। और अजीर्णता के कारण कभी कभी दस्त आते हैं और पेट बढ़ जाता है और रुधिर में शर्करा की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। तो ये इतने सारे समस्याएं इसमें होते हैं कमी और अधिकता से। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कारण कुपोषण हम देख लेते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनर्निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे यहाँ पे देखिए ये शब्द बहुत ही उटपटांग टाइप का है, ठीक है। जो हिंदी माध्यम से और जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है उनके लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसको देखिए, इसको आप टुकड़ों में पढ़िए, ठीक है। इसको पढ़िए क्वाशी और कौर, ठीक है, इतना फिर इतना तोड़िए, क्वाशी और कौर, क्वाशी और कौर। मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए, क्या है, क्वाशी और कौर, ठीक है। ये नाम आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नाम पूछे जाएंगे और आप प्रोनाउंशिएट इसको नहीं कर पाएंगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। यदि आपको समझ में मतलब समझ में तो आना चाहिए क्वाशी और कौर, ठीक है, क्वाशी और कौर, क्वाशी और कौर, प्रोनाउंशिएट भी आपको करते आना चाहिए। एवं मेरेस्मस, ठीक है, इसको भी तोड़ के पढ़ो, मेरेस्मस। जो अंग्रेजी नाम रहते हैं वो समस्या उत्पन्न करते हैं, खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। और हिंदी माध्यम में उन लोग के लिए जो बायोलॉजी नहीं पढ़े होते हैं, जीव विज्ञान से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा, ठीक है। मतलब उनको पढ़ने में मजा नहीं आता रहा होगा या फिर स्कूल में उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं, इस प्रकार की चीजें जो होती है वो उन लोगों के लिए ये घातक होते हैं, ठीक है। ये शब्द बहुत डिफिकल्टीज उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे इनको पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, तोड़ तोड़ कर आप पढ़िए, ठीक है। क्वाशी और कौर एवं मेरेस्मस, ठीक है, मेरेस्मस, इस प्रकार आप पढ़िए तो ये रोग के नाम भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो रोग के नाम क्योंकि पूछे जाते हैं, रोग इससे पूछे जाएंगे कि इसकी कमी से या इसकी अधिकता से कौन सा रोग होगा, यानी प्रोटीन कमी से प्रोटीन की अधिकता से क्या रोग हो, इस प्रकार से, या कार्बोहाइड्रेट कमी से या कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या रोग हो, इस प्रकार सवाल आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे तो वहां पे आपको ये आने चाहिए, ठीक है, आपको याद भी रहनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस नामक रोग होता है। क्वाशियोरकोर हम देखते हैं, यह मुख्यतः प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। किस कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग किसमें होता है, बच्चों में होता है, ठीक है, जिसमें उनकी शारीरिक वृद्धि एवं भूख में कमी आती है। क्या होता है, उनकी शारीरिक वृद्धि कम होती है और उनकी भूख में कम आती है, भूख कम लगती है और शरीर में सूजन, बालों का रूखापन आदि इसके लक्षण है। इसके लक्षण से पहचाना जा सकता है, शरीर में सूजन और रूखापन बालों में आता है, ये इसके लक्षण है। इस रोग से केवल वही बच्चे पीड़ित होते हैं जिनमें दूध की मात्रा में कमी होती है, दूध की मात्रा में कमी होती है, वही इनसे पीड़ित होते हैं, क्वाशियोरकर रोग उनको होता है, ठीक है। इस प्रकार ये रोग कहाँ पे होता है और किस प्रकार मतलब किन किन बॉडीज में होता है और किस प्रकार किसकी कमी से होता है, ये हमने यहाँ पे जाना, ठीक है। आगे देखते हैं मेरेस्मस। यह रोग सामान्यतः 1 वर्षीय बच्चों में प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों में त्वचा रूखी, झुर्रीदार, रिंकल्ड एवं पतली हो जाती है। इसके अतिरिक्त उनकी शारीरिक वृद्धि में भी कमी आती है मेरेस्मस रोग में, ठीक है। मेरेस्मस रोग और ये क्वाशियोरकोर, ये 2 रोग हमने यहाँ पे देखे प्रोटीन के कारण कुपोषण के अंतर्गत। वसा के कारण कुपोषण के अंतर्गत हम देखते हैं जो चीजें हैं, वसा की कमी से शरीर की मांसपेशियां निर्बल हो जाती है और वसा की अधिकता होने पर मोटापे में वृद्धि होती है तथा त्वचा शुष्क या ड्राई हो जाती है, ठीक है। मोटापे में वृद्धि, अधिकता होगी तो मोटापे में वृद्धि और त्वचा शुष्क हो जाएगी, और यदि कम होगी तो मांसपेशियां निर्बल हो जाएगी। फिर एक और नाम आ गया यहाँ पे देखिए, फिर चैलेंजिंग नाम है यहाँ पे, इसको फिर तोड़ेंगे हम। इसको देखिए इस प्रकार से तोड़ते हैं हम, यहाँ पे ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। एथेरोस्क्लीरोसिस,
एक दो तीन, तीन भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस, फिर से आप दोहराइए, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस आ गया, ठीक है, प्रोनाउंसिएट हो गया। आप जो देख रहे हैं आप खुद भी इसको प्रोनाउंस करने का प्रयास कीजिए, खुद ही इसका उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप उच्चारण नहीं करेंगे तो आपको याद कैसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिए इसका उच्चारण मेरे साथ, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब आई होप आप तक अब आपकी जीभ पलटने लगी होगी, ठीक है, इस नाम से। ये नाम इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होते हैं, जैसा कि मैंने बात कर चुका हूँ, ठीक है। संदर्भ वसा, जंतु वसा के अंतर्गत जो आते हैं, इसके अधीन इसका अधिक सेवन से रुधिर वाहिनियों की दीवार के भीतरी स्तर पर वसा का जमाव होने लगता है। सॉरी। और यहाँ पे वसा का जमाव होने लगता है, तो इससे क्या होता है, इससे सामान्य रुधिर संचरण जो होता है बाधित होने लगता है, सामान्य रुधिर संचरण जो है बाधित होने लगता है। और इस रोग को हम क्या बोलेंगे, जैसा कि हमने हमने यहाँ पे इसका प्रोनाउंशिएट किया था, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, इस रोग को ये कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इस रोग के कारण हृदय गति रुकने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, हृदय गति रुकने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है यदि इस प्रकार का रोग हुआ तो, ठीक है। आगे हम देखते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा हम देखते हैं, प्रतिशत में यहाँ पे दी गई है। जो पदार्थ है यहाँ पे वो दिए गए हैं, और प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण और जल कितनी प्रतिशत मात्रा इसमें होती है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अंडा अंडा में हम बात करते हैं, प्रोटीन 13.2%, वसा में 10.3%, लवण 0.9% और जल 75.6%, ठीक है। इस प्रकार ये पोषक तत्व यहाँ से मिलते हैं अंडे से। अगला है मांस। मांस में जो पोषक तत्व है, यहाँ पे प्रोटीन की बात करें तो 15.1%, वसा 14.7%, और लवण की बात करें तो 0.8%, जल की बात करें तो 69.4% यहाँ पे मिलता है। मछली में 16.0% प्रोटीन मिलता है, 5.0% वसा, 1% यहाँ पर लवण है, और 78% जल ये मिलता है। दूध में प्रोटीन मिलता है 3.5%, वसा मिलता है यहाँ पे 3.7%, और 4.9% कार्बोहाइड्रेट मिलेगा यहाँ पे, 0.7% मिलेगा लवण, और यहाँ पे 87% यहाँ पे मिलेगा जल दूध में, ठीक है। दूध इज ए कंप्लीट फूड, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार ये यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करते हैं चावल। 6.7% चावल में प्रोटीन मिलता है, 2.5% वसा मिलता है चावल में, और 76% यहाँ पे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, 1.1% लवण, और 15.5% यहाँ पे मिलेगा जल। गेहूं की बात करें तो 11.4% प्रोटीन यहाँ पे मिलेगा, 2.0% वसा मिलेगा, 71% कार्बोहाइड्रेट, और 2% लवण, और 12% यहाँ पे जल मिलेगा। मक्का की बात करें तो मक्का में 8.4% प्रोटीन, 4.7% वसा, 79% यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, 1.3% लवण, और 13.9% जल। अगला है आलू। आलू में यहाँ पे 2% प्रोटीन, 0.1% वसा, कार्बोहाइड्रेट 21% यहाँ पे मिलेगा, लवण 1%, और 75.9% यहाँ पे जल मिलेगा, ठीक है। इन पोषक तत्वों को ग्रहण करने से इतने यहाँ पे मतलब इन पदार्थों को ग्रहण करने से इतने पोषक तत्व यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख लीजिए, और काफ़ी काम आएगा। या फिर आप नोट्स बना रहे हैं, यदि हैंड रिटन नोट्स या लिखना चाहते हो तो इस वीडियो के यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो स्क्रीन है अभी, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने नोट्स बना लीजिए। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। यहाँ पे हमने संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के बारे में हमने जाना कि क्या होता है, किस प्रकार से होती है, और किस प्रकार दैनिक आवश्यकता होती है, कार्य के अनुसार कितनी आवश्यकता होती है पुरुष और महिलाओं में, और किस प्रकार के काम करते हैं तो कितनी कितनी आवश्यकता वहाँ पे होगी। संतुलित आहार तालिका हमने यहाँ पे देखे, और असंतुलित आहार के बारे में जाने, कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन के बारे में हमने यहाँ पे देखे यहाँ पे, और अंडर न्यूट्रिशन देखा हमने, और ओवर न्यूट्रिशन यहाँ पे देखा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के कारण कुपोषण हमने देखे, प्रोटीन के कारण कुपोषण यहाँ पे देखे, और यहाँ पे वसा के कारण कुपोषण जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। और ये लास्ट में एक ये तालिका हमने देखे जो कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा से संबंधित है प्रतिशत में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं।
यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।